हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू साइंस पाठशाला। एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ा रहे थे। मैं आप लोग को बताया था कि क्लास 11th और नीट जेई के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास। लेक्चर 5 हो चुका था, तो आज लेक्चर 6 है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कोई भी केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है, फैक्टर क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है एक आयनिक बॉन्ड बनता है। तो और पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको लैटिस एनर्जी क्या होती है। मैं बताया था कि 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक आयंस 1 मोल ऑफ कैटायंस मिलते हैं, कंबाइंड करते हैं और 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो उसमें जो ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, दैट इज़ द लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी को निकालने के लिए हम लोग पढ़े थे बार्न-हेबर साइकिल में हम लोग पढ़े थे डेल्टा एच एफ, हीट ऑफ फॉर्मेशन जिसको बोलते थे। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या था, जब दो प्योर नेचुरल या प्योर एलिमेंट्स मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं या आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो उसमें जो हीट की ज़रूरत पड़ती है दैट इज़ द डेल्टा एच एफ, दैट इज़ द हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ जिसको बोलते थे, बताया था ना कि हीट ऑफ फॉर्मेशन दैट इज डेल्टा एच एफ। और डेल्टा एच एफ निकालते कैसे थे कि हम एक रिएक्शन, दो रिएक्शन में बताया था, Na से NaCl बन रहा था, Na प्लस Cl2 से NaCl बन रहा था और MgO2 से MgO बन रहा था। तो उसमें कैसे आपका कंपाउंड बना, केमिकल कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड, तो उसमें कौन कौन से एनर्जी इंक्लूड थी। जैसे कि मैं बताया था आपका डेल्टा एच एफ में आपका एक तो हीट डिसोसिएशन, एक तो आपका सब्लिमेशन एनर्जी यूज हुआ है ना, सॉलिड से गैस बनाने में। आफ्टर दैट आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूज हुआ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यूज हुआ था। ये सब एनर्जी यूज हुई थी, लास्ट में लैटिस एनर्जी यूज हो रहा था। अब हमें पढ़ना है कि जो लैटिस एनर्जी Le था वो किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्या रीजन है जिसके ऊपर आपका लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगा। तो इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे क्या है फेवरेट एग्जांपल Na और Cl, Na प्लस Cl माइनस, ये क्या बनाए NaCl, क्या बनाए NaCl बनाए, ठीक है। ये भी गैसियस एनायन, ये गैसियस कैटायन और ये सॉलिड बनाया। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज्ड हुई, एनर्जी रिलीज्ड दैट इज लैटिस एनर्जी। क्या 2 दिन से लैटिस एनर्जी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरत है इसका। वो एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी है। तो एक चीज़ है, तो एक चीज़ ये देखना है कि एनायन और कैटायन जो है, एक क्या है एनायन है, एक क्या है कैटायन है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में जितना ज़्यादा मोर अट्रैक्शन बिटवीन चार्जेज मान लो, या इनके जो आयंस हैं, तो जितना ज़्यादा इनके बीच में अट्रैक्शन रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैं बताया था, तो मोर अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज, तो इससे क्या होगा, मोर एनर्जी टू रिलीज इन फॉर्मेशन ऑफ IC में लिख रहा हूँ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड बनाने में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, मीन्स कि मोर क्या होगा, मोर लैटिस एनर्जी होगी। तो जितना ही ज़्यादा इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के बीच में जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, मतलब जितना इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा इसका लैटिस एनर्जी होगा। मतलब सिंपली हम लोग ये समझते हैं कि
more force of attraction between charges। तो चार्जेस के बीच में जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अगर हम इसको यफ से रिप्रेजेंट करें कि यफ जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा इसमें लैटिस एनर्जी होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए या तो इस देखो जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा इसके बीच में उतना ही स्ट्रांगली ये एक दूसरे से मिलेंगे, है ना, उतना ही स्ट्रांगली एक दूसरे से मिलेंगे। एक क्वेश्चन आता है आपको, मैं आगे बताऊंगा कि SnCl2 और SnCl4 ये सॉलिड है और ये वोलेटाइल लिक्विड है। एक ये क्वेश्चन आप लोग बताना कि ये तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये वोलाटाइल लिक्विड में क्यों पाया जाता है? मैं जो बताएंगे उसी में इसका रीजन रहेगा। आप लोग इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताना, फिर मैं आगे बताऊंगा इसका कि SnCl2 तो सॉलिड है बट SnCl4 इज वोलेटाइल लिक्विड। भाई तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा तो ज़्यादा स्ट्रांगली ये बाउंड रहेगा, तो वो टूटेगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, या जो NaCl सॉलिड है इसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जब NaCl और Cl- में टूटेगा, तो मतलब ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी, ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे, या इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। एक तरह से क्या बोल सकते हैं, आप लोग एक रूल पढ़े हो, क्या पढ़े हो रूल कि F इक्वल टू जब दो चार्ज हो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, पढ़े हो ना कि F भाई गॉस आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था, फोर्स आप दो चार्ज, मान लो चार्ज क्या है, यही है ना, Na प्लस है एक और एक Cl माइनस है, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो F इक्वल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो जितना ज़्यादा इनके बीच में चार्ज रहेगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, उतना ही ज़्यादा इनकी लैटिस एनर्जी होगी। मतलब अगर हम लोग बताएं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वही चीज़ें मैं आपको यही समझा दिया हूँ, यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख के आपको बता दिया। तो F ज़्यादा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, मीन्स इसका मीन्स क्या होगा कि लैटिस एनर्जी डिपेंड अपॉन चार्जेस। अब वो चार्जेस क्या है भाई, चार्जेस के ऊपर भी ही तो डिपेंड कर रहा है। ज़्यादा चार्ज जब ज़्यादा रहेगा, 2 + 2 माइनस है तो ज़्यादा और एक दूसरे को खींचेंगे, एक एक रहेगा तो थोड़ा सा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। तो लैटिस एनर्जी डिपेंडेंट ऑन चार्ज, और वो चार्ज क्या होगा आपका एनायन एंड कैटायन, दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। जो एनायन के ऊपर चार्ज है और कैटायन के ऊपर जो चार्ज है, उन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी लैटिस एनर्जी कितनी है। या इसको हम सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि लैटिस एनर्जी डिपेंडेंट है Z+ एंड Z-। मतलब जो आयंस के ऊपर या एनायन और कैटायन के ऊपर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करता है लैटिस एनर्जी। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज एनायन या कैटायन पे, उतना ही ज़्यादा आपका लैटिस एनर्जी। अब ये ध्यान रखना कि Z+ एनायन है, Z- कैटायन है, तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी, ठीक है। सेकेंड वन, ये फार्मूला हमें मिला तो हमें चार्ज के ऊपर डिपेंड हो गया। लैटिस एनर्जी भाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है लैटिस एनर्जी, तो Q1 Q2 के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इस फार्मूले से भी हम लोग बता सकते हैं। सेकंड, इसी फार्मूले से हम लोग बता सकते हैं कि जो लैटिस एनर्जी होता है, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड ऑन साइज ऑफ एटम। जाहिर सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज जितना कम साइज होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, वो रेडियस बिटवीन टू चार्जेस है, साइज ऑफ एटम एक्चुअली। अब साइज ऑफ एटम क्यों है, R² है,
आर स्क्वायर तो है, लेकिन आर स्क्वायर और भी जितना कम होगा उतना ही कम होता जाएगा, जितना कम होगा उतना ही कम होता जाएगा। 1 साइज ऑफ एटम, और यही किसके ऊपर डिपेंडेंट है? लैटिस एनर्जी के। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो एटम की साइज जितनी ही कम होगी, है ना, जितनी ही कम होगी तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब देखो जब न्यूक्लियस के आप पास रहेंगे तो उसके बीच में कोई भी एटम आएगा तो फोर्स ज़्यादा अट्रैक्शन से खींचेगा। जब न्यूक्लियस पूरा एटम बड़ा होगा तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियस का इफेक्ट पड़ेगा वहाँ पे, बहुत तेज़ी से खींचेगा। तो लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो दो चीज़ हमें पता चला कि एक तो लैटिस एनर्जी साइज ऑफ एटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जितना बड़ा एटम उतना ही कम लैटिस एनर्जी। सेकेंड वन क्या पता चला कि लैटिस एनर्जी डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑफ द एनायन एंड कैटायन। तो ये दो चीज़ है। तो दो चीज़ में पहला क्या था? लैटिस एनर्जी कैसे हुआ सब मैं बता दिया। डिपेंडेंट ऑन जेड प्लस एंड जेड माइनस, मतलब एनायन एंड कैटायन के ऊपर कितना चार्ज है, या मैं लिख दूँ चार्जेज ऑन एनायन एंड कैटायन। दूसरा कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो दो चीज़ यहाँ से निकली। तो ये ध्यान रखना कि लैटिस एनर्जी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। दो फैक्टर। अब इसी फैक्टर पे ये क्वेश्चन का मुझे आंसर आप लोग बताना है ना। मैं हिंट दे देता हूँ कि इसमें आयनिक और कोवेलेंट का कुछ बात है, तब ये सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, है ना। दो चीज़ें दो फार्मूले में बता दिया, दो कॉन्सेप्ट निकले कि किसके किसके ऊपर आपकी लैटिस एनर्जी डिपेंड करेगी, है ना। देखो आपका ये केमिस्ट्री है, लेकिन केमिस्ट्री भी एक साइंस है। तो अब ये साइंस में, अब देखो केमिस्ट्री में पूरी फिजिक्स यूज हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाउंड इन द आयनिक कंपाउंड, है ना। इसलिए तो उसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये याद रखना दो चीज़, इसी के ऊपर हम लोग पूरा क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट NaFMgF2AlF3। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड मोर लैटिस एनर्जी। मैं पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ ना। ये क्वेश्चन है ना। पहला है NaF, सेकंड इसमें है MgF2, थर्ड वन इज AlF3, ठीक। दूसरा क्वेश्चन Na2O, MgO, Al2O3। नाउ थर्ड वन Li2O, Li3n, Li2O, Li3n। क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड क्वेश्चन नंबर 4 is NaCl, क्वेश्चन नंबर 4 is NaCl, KCl। फिफ्थ NaF, NaCl, NaBr। फिफ्थ NaCl, NaBr, NaF, ठीक है। 5 क्वेश्चन पहले करते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। NaF MgCl2। 6th क्वेश्चन है NaF MgCl2। इतने क्वेश्चन कर लोगे
तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो फार्मूला है मैं आपको लिख देता हूँ कि जो लैटिस एनर्जी है प्रोपोर्शनल टू चार्जेज ऑन जेड प्लस एंड जेड माइनस, पहला। दूसरा ध्यान रखो, मैं बार बार आपको याद इसीलिए दिला रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपको जितनी बार आँख के सामने आएगी उतनी ही ज़्यादा याद हो जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, समझने का तो खेल है ही, लेकिन भूल जाएगा। अगर छोटी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी तो बड़ी चीज़ आप कर भी नहीं पाओगे, है ना। तो ये मेन आपका इसी के ऊपर सारे चार्ज हैं, सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर है, ठीक है, इसी फार्मूले के ऊपर है। लेकिन आपको अगर पीरियाडिक टेबल नहीं पता है तो फिर भी आप ये नहीं कर पाओगे, है ना। पहला क्वेश्चन है फाइंड मोर, पहले में NAF MgF2 AlF3। अब ध्यान रखना है कि मैं क्या बताना है कि किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि रीअरेंज करिए लैटिस एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो NAF है, MgF2 AlF3 है, इस पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। अब देखो, मैं पहले क्या बताया कि लैटिस, दोनों चीज़ चेक करना है कि लैटिस एनर्जी डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑन एनायन एंड कैटायन। अब एनायन क्या है, कैटायन क्या है, आपको पता है, मैंने पहले समझा रहा हूँ कि Na प्लस बनेगा, F माइनस बनेगा, Mg-2 बनेगा, F अलग अलग है तो माइनस बनेगा, 2F बनेगा। Al में Al+3 बनेगा और F माइनस बनेगा, मतलब 3 अलग अलग F है, तीनों अलग अलग जाएगा। अब देखोगे तो चार्जेस किस पे अलग हो रहे हैं, है ना। एनायन तो आपको समझ में आ गया, Na प्लस है, और यहाँ पे एनायन क्या है, Mg+2 है, और यहाँ पे एनायन तीसरे वाले में क्या है, Al+3, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। बट आप यहाँ पे अगर देखोगे कैटायन, तो कैटायन तो सेम है, यहाँ पे क्या है, अगर लिखेंगे तो कैटायन सेम यहाँ पे। मैं आपको समझने का तरीका बता रहा हूँ कि कैटायन क्या है, F माइनस सेम, और एनायन सब में क्या है, एनायन क्या है, Na प्लस है एक जगह क्या है, Mg+2 है, और एक जगह क्या है, Al+3 है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ अभी कि ये तो सेम है, तो हम कैटायन अब देखेंगे नहीं, क्योंकि कैटायन के ऊपर चार्ज तो सेम है, राइट, ओके। और अगर हम साइज की बात करें तो साइज भी नियरली सेम है, क्योंकि Na Mg है लगभग एक ही साइज के हैं, क्योंकि ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे साइज घटती है, लेकिन उतना भी घटती नहीं है कि बहुत, जब सेल बढ़ते हैं तब जाके साइज बढ़ती है। और अगर हम साइज की बात करें तो कैटायन तो सेम है। एनायन की बात करें, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, यह नहीं कि आपको इतना लिखना पड़ जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। लिख भी सकते हो अगर आपके पेपर में आए, मतलब आपको बोर्ड के पेपर में आए तब लिख सकते हो। तो यहाँ पे अगर साइज की बात करें तो Na Mg और Al लगभग सेम रहेगा, जेड डिफेक्टिव उतना मैटर नहीं करेगा, तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, यहाँ पे इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार, आप लोग को समझ में आ गया कि क्या है ना। ये फोर्थ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, NaCl KCl, ठीक है। नाउ अब आपके साइज वाली बात तो गई, क्योंकि लैटिस एनर्जी में साइज का मैटर खत्म, क्योंकि साइज सबका सेम। अब चार्ज की बात, चार्ज के ऊपर आते हैं, किसके ऊपर चार्ज जाता है। चार्ज की अगर बात करें तो Na के ऊपर प्लस चार्ज एक चार्ज है, तो Na का सबसे कम हो जाएगा लैटिस एनर्जी, क्योंकि मोर चार्ज ऑन एनायन और कैटायन दैट इज द मोर लैटिस एनर्जी। तो Na प्लस सबसे कम, उसके बाद Mg+2 है, और सबसे ज़्यादा Al के ऊपर होगा, क्योंकि Al के ऊपर +3 चार्ज है। तो यही ऑर्डर भी किसके ऊपर हो जाएगा, तो मतलब लैटिस एनर्जी, ये पूरा एक्सप्लेन करके मैं लिख रहा हूँ, लैटिस एनर्जी डिपेंडेंट ऑन द चार्ज ऑफ Z+, यहाँ पे Z+ है, Z- तो है नहीं, मतलब एनायन, यहाँ पे तो एनायन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब सिंपल यही, चार्ज के बढ़ते हुए क्रम में ये है, Al के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज है, तो इसलिए AlF3 का आपका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा, मतलब AlF3 को तोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें इसका ऑर्डर में मिल जाएगा, तो NaF
सबसे कम, आफ्टर दैट MgF2, आफ्टर दैट AlF3। तो ध्यान रखना ये ऑर्डर हो जाएगा आपके मोर लैटिस एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? AlF3। सेकेंड वन, अब सेकेंड वन में मैं सब कुछ नहीं लिखूंगा। अब ये तो ऑर्डर आपको समझ गए कि इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना लगे। यहाँ पे देखो आप, एनायन क्या है? सबसे एनायन अलग है, ओके। बट कैटायन क्या है? कैटायन यहाँ पे कैटायन इज सेम एंड एनायन इज डिफरेंट। यहाँ पे क्या था? कैटायन इज सेम, एनायन इज डिफरेंट। तो एनायन इज यहाँ पे डिफरेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होता है? Na प्लस बनेगा, Mg+2 बनेगा और यहाँ पे Al+3 बनेगा, ठीक है। तो चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा, देखो साइज का भी मैं बताया, Na Mg और Al लगभग सेम रहता है और O के ऊपर चार्ज आपको पता है सब में -1 ही रहेगा। तो एनायन कैटायन वाली बात गई, कैटायन सेम है। एंड एनायन में चार्ज देखते हैं, तो चार्ज जिसके ऊपर ज़्यादा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Na2O सबसे कम, आफ्टर दैट MgO, आफ्टर दैट Al2O3। हाँ, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे भी वीडियो आते हैं कि 10 मिनट में आपको केमिकल बॉन्डिंग सिखा देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, तो उतना आप लोग वहाँ पे ध्यान मत ना दो। हाँ राइट, ये तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ना। चार्ज देखना है, चार्ज ज़्यादा एनायन हो चाहे कैटायन हो। पहले हम क्या देखेंगे, जहाँ पे मैं समझाया एनायन कैटायन सब लिख लेंगे कि एनायन क्या है, कैटायन। अगर कैटायन सेम है तो उसको छोड़ देंगे, या एनायन सेम है तो उसको छोड़ देंगे, कैटायन की बात करेंगे। उसके बाद साइज देखेंगे, फिर चार्ज देखेंगे। जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा। नाउ थर्ड में क्या है, देखो यही मैं बता देता हूँ। Li2O, Li3N। अब देखो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे तो आपका एनायन सेम है। एनायन क्या है? एनायन Li है, ठीक है। कैटायन क्या है? यहाँ पे कैटायन है O एक जगह और एक जगह N है। अब देख लो, अब एनायन तो सेम है तो L+L+ होता है, Li+Li+, साइज भी लगभग सेम। अब देख लो यहाँ पे, और O और N का साइज भी लगभग सेम होता है। अगर साइज की बात करें इसकी, तो साइज भी लगभग, ग्रुप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, तो O और N का लगभग सेम होगा, तो साइज का मैटर खत्म। अब क्या होगा यहाँ पे, चार्ज की बात करें तो O के ऊपर तो -2 चार्ज होता है और N के ऊपर -3 चार्ज होता है, क्योंकि N 3 इलेक्ट्रॉन लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा और O 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो अब यहाँ कैटायन के ऊपर चार्ज देखो, चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा? लैटिस एनर्जी डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ, यहाँ पे कैटायन Z-। तो चार्ज किसके ऊपर ज़्यादा है? N के ऊपर ज़्यादा है। अब यहाँ पे मुझे इरेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। N के ऊपर ज़्यादा है, मतलब O- और N-3। तो यही आपके लैटिस एनर्जी का भी टेबल हो जाएगा। मतलब क्या आएगा? Li2O लेसर लैटिस एनर्जी देन Li3N। ओके, तो इतना ध्यान रखना आप लोग, चार्ज के ऊपर डिपेंड। फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ कर देता हूँ आपको। फोर्थ आपका क्या है? NaCl KCl। देखो अब यहाँ पे साइज की बात आएगी। यहाँ पे देखो आपका Cl मतलब कैटायन तो आपका Cl है, ये तो हट गया, कैटायन की कोई बात ही नहीं होगी। अब एनायन क्या है? चलो, तो एनायन में Na है और K है। चार्ज तो दोनों ऊपर प्लस है। एनायन की अगर बात करें तो चार्ज तो दोनों के ऊपर क्या है? प्लस है, 1+1+। बट यहाँ पे साइज का मैटर आएगा, चार्ज तो सेम है। अगर हम साइज की बात जाएं तो K इज ग्रेटर देन Na, क्योंकि जब पीरियोडिक टेबल में अप टू डाउन जाते हैं तो आपका साइज जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि सेल बढ़ता जाता है।
तो हम लोग क्या बताया था कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम। तो साइज किसका ज़्यादा है, के का, तो इसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो लैटिस एनर्जी का यहाँ पे क्या होगा कि Na का साइज कम है इसलिए उनका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा, KCl का साइज ज़्यादा है इसलिए उसका लैटिस एनर्जी कम होगा। तो मैं तीनों चारों तरीक़ों का जो भी आपका आ सकता है डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट वो मैं बता दिया। तो आपके 4 क्वेश्चन हो गए, 5 और। Na Cl Na Br NaF, ये नीट का क्वेश्चन है आपको, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, राइट। देखो अब यहाँ पे अगर एनायन की बात करें, एनायन यहाँ पे सेम है, मतलब उसकी तो बात ही नहीं करी, Na एनायन Na सेम। अब हम बात करते हैं किसका, केटायन का। केटायन की बात करें, एक जगह क्या है Cl है, Br है, F, इनके ऊपर भी चार्ज है, तो चार्ज का मैटर तो खत्म। अब हम साइज की बात आती है, तो आपको सबसे छोटी साइज किसकी है, फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की। तो मैं बताया था कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। तो जिसका साइज सबसे छोटा उसका लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, NaF इज मोर, आफ्टर दैट NaCl, हाँ, आफ्टर दैट NaBr। तो ये ऑर्डर हो जाएगा आपकी लैटिस एनर्जी का, ठीक है। तो 4 5 हो गए, ठीक, 5 हो गए। 6वां, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैं पूरा फिर से प्रोसेस बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छे तरीके से सीखो आप लोग। एनायन यहाँ पे क्या है, Na। अब देखो यहाँ पे एनायन अलग है और केटायन भी अलग है, Na है और Mg है, और केटायन क्या है, डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे F है और यहाँ पे Cl है, बात अलग अलग होगी। इसके ऊपर चार्ज +1 होता है, इसके ऊपर चार्ज +2 होता है, इसके ऊपर चार्ज माइनस, ठीक। अब केटायन की तो बात खत्म, चार्ज की बात खत्म। अब एनायन की बात करें, है ना, एनायन की बात करें तो चार्ज साइज तो लगभग सेम है। मैं इसको केटायन को और नीचे कर लेता हूँ, तो कुछ चीज़ें और भी लिखना तो आ जाए। केटायन क्या है, F- Cl-। अब केटायन में अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज क्या है, सेम है, ठीक। और एनायन में अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या है, चार्ज ऑफ Na प्लस लेसर देन Mg+2। फर्स्ट। सेकेंड, इसमें क्या देखना है, साइज। तो साइज तो Na इज इक्वल टू Mg, लगभग सेम होता है। यहाँ पे चार्ज किसका ज़्यादा है, Mg का, तो इसलिए Mg का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे नीचे आओ तो चार्ज तो सेम है, फर्स्ट चार्ज इज सेम। सेकेंड वन, अगर हम साइज की बात करें, अगर हम साइज की बात करें तो F की साइज Cl से कम होगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फार्मूला है कि लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, और यहाँ पे लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू चार्ज, वो Z+ हो या Z- हो। ये चीज़ यहाँ, ये चीज़। अब देखो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, दोनों एक चीज़ मतलब एक साथ ही आ गए कि अगर हम देख रहे हैं कि चार्ज के लिए तो MgCl2 का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। अगर हम बात करते हैं साइज का तो F की साइज छोटी है, Cl की बड़ी है, तो F की साइज छोटी है इसलिए उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा किसका होना चाहिए, NaF का होना चाहिए।
लेकिन चार्ज के कारण क्या होना चाहिए, MgCl2 ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान रखना है व्हेन, यहाँ ध्यान रखना, नोट करके ही लिख लेना आप लोग, व्हेन साइज एंड चार्ज फैक्टर comes together and conflict each other, then charge is, ध्यान रखना, चार्ज इज डोमिनेटिंग फैक्टर। चार्ज क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर, मतलब साइज उतना मैटर नहीं करेगा, साइज क्योंकि बहुत छोटा होता है, साइज बहुत 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 छोटा होता है ना, बहुत 10 पावर -12 मीटर, बहुत बहुत कम चार्ज। तो जब चार्ज और साइज का बात आ जाए एक साथ, तो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज आपका डोमिनेट करेगा। तो हमें क्या देखना है कि MgCl2 का लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा और NaF की लैटिस एनर्जी कम होगी। तो ये ध्यान रखना, जब चार्ज और साइज दोनों एक साथ आ जाए तो वहाँ पे हमें क्या देखना है, चार्ज को देखना है, ना कि साइज को, क्योंकि साइज बहुत ही छोटी होती है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है ना। तो ये क्वेश्चन लगभग आपका हो गया है ना। चलो ठीक। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, ये आपके लैटिस एनर्जी का लगभग मैक्सिमम जितना हम लोग मैं करा सकता हूँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो करा सकते हैं, विद क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया है ना। तो आई थिंक ये इस क्लास को देखने के लिए बहुत सारे बच्चे मेरे साथ ऐड भी हो रहे हैं अभी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू लैटिस एनर्जी हो आपको, लाइक दैट हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है चार्ज और साइज के ऊपर। एक चीज़ ये भी होना है कि जब देखो ये चीज़ मैं जो चार्ज और साइज का बता रहा था कि दोनों एक साथ आ जाएं, तो मैं इसको थ्योरी में नहीं बता सकता था, इसको इस क्वेश्चन में ही बता सकता था, तब जाके आपको समझ में आएगा। क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा मैटर करता है, चार्ज बहुत ज़्यादा रहेगा तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, तब जाके लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन साइज जो होती है चार्ज की बहुत कम होती है, तो उतना ज़्यादा साइज मैटर नहीं करता, चार्ज ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो लैटिस एनर्जी हो गई है ना। नेक्स्ट हमें आयनिक बॉन्ड अभी हमारा चल रहा है ना। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, देखो बॉन्ड हैवर साइकिल तो हम लोग पढ़ लिए हैं, उसमें किस तरह से हीट ऑफ फॉर्मेशन हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, वो भी हम लोग देख लिए थे है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमें पढ़ना है, मैं आप लोग को बताया भी था कोर्स जब करा रहा था, फजान्स रूल। फजान्स रूल, अब ये साइंटिस्ट क्या रूल दिए, मतलब क्यों पढ़ते हैं, ये फजान्स रूल है क्या है ना। जो 9th से 10th में आए, मतलब 10th to 11th आए होंगे अभी, उनको थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, ICSE बोर्ड में है कि फजान्स रूल क्या है, क्यों आया फजान्स रूल। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि टू डिटरमाइन कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड क्या है, टू डिटरमाइन कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हमें कोवैलेंट कैरेक्टर मतलब एक आयनिक, मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी कंपाउंड है वो उसके अंदर प्योर आयनिक बॉन्ड या प्योर कोवैलेंट बॉन्ड या प्योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। उसके अंदर जैसे कोवैलेंट है तो उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर भी होगा, अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर भी और कोऑर्डिनेट कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत होता ही होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। इसको बताने के लिए फजान्स रूल आया था, या इसमें बोल सकते हैं परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड।
तो किसी आयनिक कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है उसको भी डिटरमाइन करने के लिए फजान्स रूल आया, है ना। तो इतना ध्यान रखना एक चीज़ और इसमें, दिस इज नॉट ए काउंटेबल रूल, मतलब काउंट नहीं कर सकते, काउंटेबल रूल। तो क्या है, दिस इज कंपेरेबल रूल, मतलब कंपेयर कर सकते हैं, कंपेरेबल रूल। एक कंपेयर कर सकते हैं कि कितना है इसमें, कितना हो सकता है। एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि 10% है, 25% है, 50, मतलब थोड़ा कंपेयर करके बता सकते हैं। तो अगर आपको इसमें हटाना हो परसेंटेज को आप हटा सकते हो, ठीक है। इतना ध्यान रखना कि ये काउंट का मतलब एग्जैक्टली हम लोग नहीं बता सकते। एनसीईआरटी में ही था तो मैंने लिख दिया था, लेकिन इसको आप लोग हटा सकते हो। तो दिस इज नॉट ए काउंटेबल रूल, दिस इज ए कंपेरेबल रूल। कंपेयर करके बता सकते हैं कि कितना है इसमें, कितना नहीं है इसमें, ठीक है। एक चीज़ और देखना, मैं साथ साथ बता देता हूँ कि आयनिक और कोवैलेंट में अगर हमें डिफरेंस समझना है तो एक नोट करके लिख लेना आप लोग, ऑल आयनिक कंपाउंड soluble in water but not covalent कंपाउंड। तो ये ध्यान रखना आप लोग, जितने भी आयनिक कंपाउंड है वो वाटर में घुल सकते हैं, बट आपका कोई भी अगर कोवैलेंट है तो वो कभी भी नहीं घुल सकता, ठीक है। तो मैं बताऊं कि किस तरह से इसके अंदर एक आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कैसे कोवैलेंट कैरेक्टर है। जैसे मैं आपको बताऊं, NaCl है, Na प्लस है, Na है प्लस, Cl माइनस, ये क्या बना, NaCl सॉलिड, ठीक है। ये गैसियस स्टेट, ये गैसियस स्टेट, एनायन और कैटायन। अब क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन किया, एक्चुअल में Cl माइनस। तभी तो मैं क्या बताया, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया Cl को, तो Na से जब एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब इसमें कमी हो गई इलेक्ट्रॉन की, और इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो गया। मतलब ये क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया। तो हम लोग पढ़े थे आयनिक कंपाउंड में, जब कोई मेटल नॉन मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है और वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके एक नया कंपाउंड बनाते हैं, इन दैट बॉन्ड फॉर्मिंग द आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे मैं बताऊं कि एक आपका मेटल है, एक मान लो आपका नॉन मेटल है, खूब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, है ना, खूब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, है ना। अब मान लो कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ढेर सारा है, तो मतलब क्या है कि ढेर सारा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, खूब इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल, कैटायन और एनायन, ठीक। अब देखो क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है इधर वाले इलेक्ट्रॉन को, इधर वाले को तो खींचेगा नहीं, तो इधर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा,
समझ रहे हो ना, इधर साइड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले अट्रैक्टिंग बाई कैटायन, ठीक है। कैटायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। हाँ, तो एक्चुअल में जो नॉन मेटल है इसका जो एटम है ये होना चाहिए, दैट शुड बी दैट दिस शेप शुड बी स्फेरिकल। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये किस तरह से होना चाहिए, इनका जो साइज है, मतलब वो जो साइज बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। बट क्या होता है इसमें, बट ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम cation to anion इलेक्ट्रॉन, तो एनायन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर कैटायन एक फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसको क्या करेगा, खींचेगा। तो होना चाहिए इसका शेप क्या, स्फेरिकल, तो स्फेरिकल नहीं हुआ, तो इसका शेप हो क्या जाएगा, इट्स शेप नाउ जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, इसका शेप डिफॉर्म्ड हो जाएगा। इट्स शेप ऑफ क्लाउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफॉर्म्ड। अब देख लो मैं कहाँ से क्या क्या समझाया, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं क्या बताया, मेटल, नॉन मेटल, कैटायन, एनायन है। इसके ऊपर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन से निगेटिव चार्ज है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो एक देखो दो पोल है, इधर भी इलेक्ट्रॉन इधर भी इलेक्ट्रॉन, तो इस साइड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस साइड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, दो पोल बन गए ना, एक पोल तो ये हो गया और एक इस साइड का पोल है ना। तो जो पास वाला पोल है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगा तो हमें लगेगा क्या है कि जो ये एटम है किसका, एनायन का, एनायन है, जो एनायन का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। लेकिन वो स्फेरिकल नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन को वो खींच लेता है कैटायन, जो जब खींचेगा तो उसका शेप थोड़ा सा स्फेरिकल से डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, एक नया फॉर्म हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था। ठीक है, तो वही है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन लगाया, आपका कैटायन, और कहाँ से आया, एनायन से है। ठीक है, अभी मैं क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स को कैटायन ने अट्रैक्ट किया। ठीक है, अट्रैक्ट किया और कैटायन के साथ इलेक्ट्रॉन आ गए। दो पोल थे, एक पोल पे इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे पोल पे भी इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन ये जो पोल 1 था पोल 2 था, दो साइड है, तो पोल 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन यहाँ पे भी आप इसके आसपास भी तो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा। ये सब इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, इस पोल के पास चले जाएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो ये जो एनायन का साइज, मतलब साइज इस तरह से स्फेरिकल होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा आपका, किस तरह से डिफॉर्म हो जाएगा, डिफॉर्म्ड, न्यू तरह से इसका शेप हो जाएगा, शेप डिफॉर्म हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अपने साइड और एनायन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो यहाँ इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन, कि जब कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड अट्रैक्ट करता है और एनायन का जो साइज है या शेप है वो डिफॉर्म हो जाता है, इन दैट प्रोसेस इज पोलराइजेशन। इस प्रोसेस को ही क्या पोलराइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, इस साइड में इस पोल पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाती है और यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पोलराइजेशन का डिफिनेशन क्या होगा, अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स towards cation from anion। तो कैटायन से एनायन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, पोल 1 से पोल 2 पे अट्रैक्ट करना, जिससे उसका शेप क्या हो जाए, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, एंड शेप या साइज ऑफ एनायन डिफॉर्म्ड। दैट प्रोसेस इज पोलराइजेशन। तो अभी इसी पोलराइजेशन के कारण क्या होता है, इस पोलराइजेशन के कारण हमें लगता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा था, ये भाई इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा था, लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे पोलराइजेशन से क्या लगा, शोइंग लाइक दैट इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग। तो इलेक्ट्रॉन्स जब शेयरिंग हो रहे हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, एट दैट कंडीशन वी आर टेलिंग द कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमें पता चल गया पोलराइजेशन के कारण हमें क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। मतलब शेयरिंग जो हुआ वो किस तरह से हुआ, शेयरिंग लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर शोइंग दैट लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन शेयर हो, किस तरह से हो रहा है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैटायन, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अट्रैक्टेड towards cation from anion। तो anion से कैटायन की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है, anion से कैटायन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पे लग क्या रहा है कि जैसे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे शेयरिंग, भाई ये भी इलेक्ट्रॉन ये शेयर ही तो कर रहे हैं, एक तरह से देख रहे हैं कि एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के लाए हैं, तो लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। तो इस तरह से लग रहा है कि यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। और शेयरिंग कहाँ से हो रहा है, एनायन और कैटायन के बीच में हो रहा है। तो दैट शेयरिंग इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें ये पता चल गया कि कोवैलेंट बॉन्ड में भी हमें क्या होता है, यानी आर्मोनिक कंपाउंड में भी हमें होता है कि उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। अब हमें अगर पूछे कि पोलराइजेशन हो किसका रहा है, पोलराइजेशन ड्यू टू किसके कारण, कैटायन, एंड हो किसका रहा है, पोलराइजेशन हो किसका रहा है, एनायन का। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एनायन से कैटायन की तरफ जा रहा है, तो पोलराइजेशन कर कौन रहा है, कैटायन, और हो किस कर रहा है, एनायन का। तो उसमें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जब शेयरिंग होता है तो हमें लगता है कि उसके अंदर क्या है,
कोवेलेंट बॉन्ड है, तो हमें हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, तो इसलिए इसमें क्या है, आयनिक कंपाउंड। अगर हमें फजान्स रूल का डिफिनीशन लिखना पड़े, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं जब इससे पढ़ा, ये अभी आप लोग को थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं जानता हूँ कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर तो वो चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी। देखना, बस इसको पढ़ के रखना। कुछ चीज़ें तब नहीं समझ में आती है जब पढ़ाई रहती है, जब न्यूमेरिकल कराते हैं तब समझ में आती है, लेकिन आपको साथ साथ लगना पड़ेगा। देखो फजान्स रूल क्या है, इसको मैं डिफिनीशन लिखा देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। कि फजान्स रूल सेज दैट, फजान्स रूल says that ionic compound has the nature of covalent compound. The nature of covalent compound, जैसा कि मैं बता दिया कि पोलराइजेशन से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा था, और उसी शेयरिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। मीन्स फजान्स ये बताया कि आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट नेचर होता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ तक रखते हैं, यहीं तक फजान्स रूल को रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि फजान्स रूल जो होता है ना, वो कैटायन के ऊपर क्या डिपेंड करता है, एनायन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो ये सब चीज़ें हम लोग साथ साथ पढ़ते जाएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। पोलराइजेशन पावर कैटायन का ज़्यादा हो, एनायन का ज़्यादा हो। हम अभी ये पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन पावर जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। एक 2 चीज़ें था, एनायन था और कैटायन था, और इसमें क्या क्या था, चार्ज था, साइज था, जो लैटिस एनर्जी हम देख रहे थे। तो चार्ज और साइज में इसमें भी चार्ज आएगा, कैटायन में इसमें भी साइज आएगा। तो चार्ज और साइज एनायन के लिए अलग, कैटायन के लिए अलग, तो दोनों पता है ना, मैंने साइज भी बताया था, कैटायन का छोटा था, एनायन का ज़्यादा था साइज। तो साइज के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जो पोलराइजेशन रहता है, पोलराइजेशन पावर, दैट डिपेंडेंट ऑन द एनायन एंड कैटायन चार्ज एंड साइज। तो इतना ध्यान रखना कि चार्ज और साइज पे डिपेंड करता है, और ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरह से एनायन और कैटायन के चार्ज और साइज के ऊपर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर। हाँ, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, आपका जैसे लैटिस एनर्जी के बारे में बहुत बड़ा लेक्चर हमारा हुआ, 3 लेक्चर लगभग ख़त्म हुआ उसमें, और उस पर एक न्यूमेरिकल भी लगभग 6-7 न्यूमेरिकल भी किए, और सारे न्यूमेरिकल जो थे आपके नीट या जेईई में ही आए हुए थे। और कितना इजीली मैं समझा दिया आपको। हाँ, लेकिन आपके लिए अभी टफ इसलिए होगा क्योंकि आपको पीरियडिक टेबल आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे। तो पीरियडिक टेबल में आप लोग को इसी चैनल एक अलग से, मतलब जो जिसमें मैं ये वीडियोस डाल रहा हूँ आपके, उसी प्लेलिस्ट में ही आपका 11th आपका पीरियडिक टेबल भी है, और एटम एक आपका चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर पहला लेसन ही है, वो भी है, और पीरियडिक टेबल भी है। तो 2 लेसन तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये तीसरा लेसन हमारा चल रहा है जो केमिकल बॉन्डिंग का है, उसका भी 6 लेक्चर खत्म हो गया है। तो जितने भी चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th से शुरू होता है 12th तक आपका आता ही रहता है, लेकिन जो मैं पढ़ाया हूँ बहुत, उसका लगभग 10-15 लेक्चर में मैं ख़त्म किया एटॉमिक स्ट्रक्चर। पीरियडिक टेबल लगभग मैं 15 से 20 लेक्चर उसमें भी है, और केमिकल बॉन्डिंग में आज 6 लेक्चर हो गए, अभी 15-16 लेक्चर और रहेंगे। तो काफ़ी ब्रॉड 5-6 मतलब 1 घंटे में आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ सकते, तो इसके लिए थोड़ा आपको लगना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। मोस्टली मैं आपको बोलता हूँ कि मैक्सिमम उन बच्चों को भी शेयर करो जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े थे, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ज़्यादा लोग देख पाएँ। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।